हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और थोड़ी ही देर में निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरा मैनेजर पीता है चाय और उसके लिए मैं ले जा रहा हूँ आज चाय पत्ती। ये मैंने इंडिया से लाई थी, अदरक इलायची की चाय पत्ती, तो उसको मैं गिफ्ट करने वाला हूँ। देखते हैं उनको पसंद आती है या नहीं आती है। वैसे मेरा यूजुअली वर्क फ्रॉम होम ही होता है, ऑफिस बहुत ही कम जाना होता है, बट आज मेरे 2 मीटिंग्स है क्लाइंट के साथ में, तो उसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ऑफिस तो वैसे मेरा यहाँ से कितना 1 घंटा लगता है, टोक्यो स्टेशन पर ही है और यहाँ से डायरेक्ट लाइन है मेरे स्टेशन से। तो आई थिंक 45 मिनट्स में मैं पहुंच जाता हूँ टोक्यो स्टेशन पे। बट जो स्टेशन है मेरा यहाँ से वो थोड़ा 10-15 मिनट लग जाता है, तो मैं अभी 10 मिनट में निकलने वाला हूँ। बाय द वे अभी मैं गैटलिन से ही बात कर रहा था, मैसेज कर रहा था उसको। हमारा एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप आने वाला है कुछ दिनों में नहीं, लाइक कुछ नेक्स्ट वीक ही आने वाला है वीकेंड को। तो मैं गैटलिन और भी हम काफ़ी लोग जाने वाले हैं साथ में घूमने के लिए एक प्रीफेक्चर में। मैंने आपको बोला था कि रोड ट्रिप आने वाली है। बाय द वे आज मैं ये ग्लासेस पहन के जा रहा हूँ ऑफिस में। वैसे तो इसमें कैमरे लगे हुए, ऑफिस में तो मैं शूट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ इससे। और हाँ, जब मैं इसे शूट करूँगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होता है, तो प्राइवेसी के चलते मैं ऑफिस में तो इसे शूट करूँगा नहीं। बट मैं इसको इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि इसमें है ब्लू लाइट, और मैं दिन भर लैपटॉप वगैरह फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मेरे आँखें बहुत जलती है। तो इसको मेरा ख़रीदने का पर्पस वो एक ही था कि मुझे ब्लू लाइट के लिए भी इसको यूज़ करना है। तो मैं आज से इसको एज ए ब्लू लाइट के पर्पस के लिए भी यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको आज ऑफिस में पहन के जा रहा हूँ। और देखते अगर रास्ते में हमको कुछ ऐसे अच्छे शॉट्स वगैरह मिल गए तो इससे भी मैं ट्राई करूँगा शूट करने के लिए। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ टोक्यो स्टेशन पे। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पर आने के लिए, और ऑफिस यहाँ से कितना हो गया 5-10 मिनट वॉक करके जाना है मुझे। और ये है मेरे पीछे टोक्यो स्टेशन, जापान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ब्यूटीफुल स्टेशन आप बोल सकते हो। पूरा लाल कलर का है। बहुत बार आ चुका हूँ वैसे यहाँ पर। मैं रेयरली आता हूँ, ज़्यादा तो आना होता नहीं। जब भी ऑफिस आता हूँ तब ही यहाँ पर आता हूँ मैं, उसके अलावा तो कभी आना होता है नहीं यहाँ पे। बट देख लो बहुत प्यारा स्टेशन है। और इसके बाहर का जो व्यू है ना वो भी देख लो। सारे ऑफिस है यहाँ पे, सारे ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, होटल्स वगैरह है। और ये यहाँ पर है टोक्यो स्टेशन। अरे यहाँ पर आने के बाद भी मेरा जाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है थोड़ा देर यहीं पे रुकूँ, थोड़ा वाइब को फील करूँ, और थोड़ा देर वेट करने के बाद ही मैं जाता हूँ ऑफिस में। यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी जगह वगैरह है। बट एक नोटिस कर रहे हो अगर बिल्कुल भी स्टेशन के बाहर एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं दिखेगा। मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ पता है, हर ब्लॉग में मैं ट्राई करता हूँ आपको बोलने के लिए कि जापान में गंदगी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी लोग थोड़ा इस टाइप की चीज़ें वीडियो देख के एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारे कंट्री को भी थोड़ा क्लीन रख सके। इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ कि जापान में गंदगी नहीं होती है। एनीवे अभी हम वॉक करके ऑफिस जाते हैं, और वॉक करते करते मैं थोड़ा आपको व्यू भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आज वेदर भी अच्छा है। तो ऑफिस पहुँचने तक आप थोड़ा जापान टोक्यो थोड़ा देख लो कैसा एरिया है यहाँ पे, ऑफिस एरिया स्पेसिफिकली। बाय द वे एक बात मैंने नोटिस की है पिछले कुछ दिनों से, कुछ वीक से, यहाँ पर टूरिज़्म थोड़ा कम हो गया, भीड़ कम दिख रही है मुझे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो चाइनीज़ टूरिस्ट है वो अभी कम आ रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन बोल सकते हो आप, यानी उनके जो ट्रैवलर है, उनके लोग हैं, उनको बोल दिया कि जापान घूमने के लिए नहीं आना है। क्योंकि यहाँ की जो पीएम है सानाई ताकेची-सान, उन्होंने कमेंट कर दिया था ताइवान से रिलेटेड। तो उनके पीएम ने चाइना के पीएम ने बोल दिया कि जापान नहीं जाना है उनके लोगों को। तो अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है दोस्तों, ट्रेन में भीड़ नहीं है, स्टेशन में भीड़ नहीं है, और टूरिस्टिक प्लेस में भी मैं पिछले 1 वीक से नोटिस कर रहा हूँ एकदम खाली पड़ा है जापान पूरा, है ना। थोड़ा बोल सकते हो शांति लग रहा है। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ मेरे ऑफिस के तरफ, और लेफ़्ट साइड में भी आप देख रहे हो ये सारे ऑफिस बिल्डिंग यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑफिस हब है। यहाँ पर ये एक भैया बैठे हुए हैं, ये काउंट कर रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। काउंटर का जो होता है ना, और दबाते ऐसे कटक कितने नंबर्स ऑफ लोग जा रहे हैं वो। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सिग्नल पे रुकना पड़ेगा। ये साइड में भी बैठे हुए एक भैया काउंट कर रहे हैं लोगों को कितने लोग जा रहे हैं। आई थिंक देख रहे हैं वो कि ये स्टेशन पे दिन भर में कितने लोग आ जा रहे हैं। अभी लंच ब्रेक हुआ है, वैसे 12 बज रहे हैं। तो लंच ब्रेक में मोस्टली जापान में वही कल्चर होता है कि खाना खाने के लिए लोग बाहर रेस्टोरेंट में वगैरह जाते हैं। घर से तो डब्बा वगैरह कम ही लाते हैं, यहाँ पे बेंतो सिस्टम होता है।
तो अभी ऑलमोस्ट सारे लंच करने के लिए बाहर निकले हैं एम्प्लॉयज़। और ज़्यादातर यहाँ पे सूट टाई का ही कल्चर होता है, तो ऑफिस में जाने वाले सब सूट टाई पहन कर ही जाते हैं। तो मैंने तो सूट टाई वैसे पहना नहीं है, बट हाँ फॉर्मल शर्ट पैंट वगैरह पहन के आया हूँ मैं, क्योंकि मेरा मोस्टली अभी टेक्निकल तो कम काम है, मैनेजमेंट का ज़्यादा काम होता है। बट मेरे ऑफिस में इतना स्ट्रिक्ट कल्चर नहीं है कि सूट टाई पहन के ही आना होता है। हाँ कभी कभी कस्टमर के साथ में मीटिंग वगैरह होती है तो मैं कभी कभी रेयरली पहन के आता हूँ, बट उतना स्ट्रिक्ट कल्चर नहीं है मेरे ऑफिस में कि टाई वगैरह पहन के आना है। अभी मेरे पीछे भी देख लो 2 भैया खड़े हुए हैं वो भी सूट टाई पहन के अभी ऑफिस जा रहे हैं। चलो फिर मैं थोड़ा ऑफिस का काम वगैरह ख़त्म कर लेता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको लंच ब्रेक में। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने लंच किया है और कॉफ़ी लिए थोड़ा देर बाहर बैठा हूँ मैं। एक्चुअली अंदर बैठना चाहिए था, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बट वही कि अंदर बैठूँगा तो लाइक ऑफिस के प्रीमाइसेस में थोड़ा आवाज़ भी ज़्यादा था, बहुत शांति अंदर। यहाँ पे थोड़ा मैं खुल के और ज़ोर से बात कर सकता हूँ बाहर। मैं जब भी 1-on-1 लेता हूँ उनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये होते हैं कि जापान में जो जॉब कल्चर है वो कैसा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम होता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट ओवर कल्चर होता है। इनका स्ट्रेस काफ़ी होता है जो जापान में आना चाहते हैं जॉब के लिए। तो उनको लगता है कि जापान में जिस ऑफिस में बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, बॉस थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कल्चर भी थोड़ा फॉरेनर्स के लिए इतना सही नहीं है। ऐसा वो पता नहीं, लाइक कहीं रील देख लेते हैं, कहीं वीडियो देख लेते हैं, तो उनको थोड़ा ऐसे डर लगा रहता है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे आए हैं, कमेंट भी आते रहते हैं और डायरेक्टली 1-on-1 में भी मुझे पूछता है। तो इसलिए मैं सोचा कि आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको जापान का जो वर्क कल्चर है, अगर आप जापान में जॉब करने के लिए आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको बहुत काम आने वाली है वहाँ पे। तो ये वीडियो आई थिंक आपको बहुत काम आने वाला है अगर आपका करियर आपको जापान में बनाना है। तो देखो पहली बात तो है पंक्चुअलिटी। यहाँ पर जापान में अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको बहुत टाइमली चलना पड़ेगा, यानी एक एक सेकंड से आपको यहाँ पे टाइम गिनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 9 बजे तो 9:05 या 10 मिनट, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 9 o'clock यानी कि शार्प 9 o'clock। अगर 5 मिनट पहले पहुँचते हो बेटर है, बट 9 के ऊपर 1 सेकंड भी अगर आप जाते हो तो वो अनपंक्चुअल माना जाएगा यहाँ पे। और अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हो तो यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऐसा भी आपका मैनेजर या आपके टीम मेंबर सोच सकते हैं। तो जब भी आप ऑफिस में आ रहे हो, अगर आपका ऑफिस का टाइमिंग है 9 o'clock, शार्प 9 या बिफोर 9 आपको पहुंचना ही है। फिर कुछ भी हो जाए, धरती ऊपर नीचे हो जाए, आपको जापान में टाइम को वैल्यू करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेन भी टाइम से चलती, तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते कि यार ट्रेन डिले हो गई या कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब प्रूफ होता है। अगर ऑनलाइन डाल दो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आपकी ट्रेन भी डिले हो रही तो एक टिकट मिलता है ट्रेन स्टेशन पे, जो कि आप आपके मैनेजर को दोगे कि भाई ट्रेन की वजह से मैं डिले हुआ हूँ, तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि चलो तुम्हारी गलती नहीं है, ट्रेन की गलती है। तो आपको टाइम के प्रति बहुत ही वैल्यूएबल यहाँ पर होना पड़ेगा। मीटिंग्स भी यहाँ पर होती है, तो आपको अगर मीटिंग आपकी 2 बजे की है तो शार्प आपको 2 बजे के पहले ही मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, थोड़ा डिले होता है, 1 या 2 मिनट का भी डिले अगर कभी कभी ठीक है हो जाता है, बट अगर बार बार ऐसे आप डिले हो रहे हो मीटिंग्स में भी, आपको काफ़ी रूड माना जाएगा यहाँ पे। अगर आप नोमी खाई में भी जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, या अगर मीटिंग है, जो भी कुछ ऑफिस से रिलेटेड टाइम जो है उसी को आपको फॉलो करना है। जापान में क्लीन और ऑर्गेनाइज वर्क कल्चर होता है। तो अगर आप ऑफिस में आओगे यहाँ पे बहुत आपको क्लीन मिलेगा। आपको यहाँ पे जो डेस्क है, अभी तो कोविड के बाद में शेयर डेस्क हो चुके हैं, तो आप कोई भी डेस्क पे जाके बैठ सकते हो, काम कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि सब कंपनी में ऐसा होगा, पर ज़्यादातर ऑफिस में ये फॉलो किया जाता है। तो अगर आप अगर आप कोई शेयर डेस्क यूज़ कर रहे हो तो आपको यूज़ करने के बाद में उसको पूरा क्लीन करके जाना है। और यहाँ पर ये भी होता है कि आप ऑफिस छूटने के बाद में आप जितना भी एरिया आपने यूज़ किया है वो आप पूरा क्लीन करके जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठीक है, अगर कॉफ़ी तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं ऑफिस में जाके भी इसको पीऊँगा। खत्म होने के बाद में 3 गार्बेज सेक्शन रखे हुए वहाँ पे, बर्नेबल, नॉन बर्नेबल, कार्डबोर्ड ऐसे। तो ये इसके ऊपर पेपर लगा है, देखो ये पेपर वाला है, ठीक है, ये बर्नेबल है और ये नॉन बर्नेबल है, तो मुझे दोनों खोल के अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। तो इतना लाइक डिटेल में यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। बट अगर आप नहीं कर रहे हो, फिर आपको किसी ने देख लिया, समझ लो मैंने बर्नेबल में ये सब डाल दिया पूरा, और मेरे बाजू में कोई ऑफिस वर्कर खड़ा है और उसने देख लिया मुझे, वो बोलेगा कुछ नहीं, बट वो थोड़ा अंदर ही सोचेगा कि यार ये जापान में है, जापान की कंपनी में जॉब कर रहा है और ये ऐसे कुछ रूल वगैरह फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक अंदर के अंदर वो अपने आपको गाली देगा। आपको रेगुलर लाइफ में भी और ऑफिस कल्चर में भी अगर आप आ रहे हो, ऑफिस प्रीमाइस में भी आ रहे हो, तो आपको बहुत ही
स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ, मैं अंदर भी बैठ के बात कर सकता था ऑफिस प्रीमाइसेस में, रिसेप्शन पे वगैरह, बट वहाँ पर थोड़ा बहुत क्वाइट है, प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे सब चीज़ें होती है। तो मैं सोचा कि चलो बाहर थोड़ा आके हवा भी अच्छी चल रही है और मैं थोड़ा खुल के भी बात कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैं जापान में 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि टीम कम्स फर्स्ट बिफोर इंडिविजुअल। आपका कंट्रीब्यूशन तो ठीक है माना जाएगा, बट टीम का जो कंट्रीब्यूशन है, टीम का जो एफर्ट है, उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, तो आप ठीक है आप कुछ कर रहे हो, बट एज अ टीम अगर आप वो चीज़ सोच रहे हो तो दैट विल बी रिस्पेक्टेड। अगर आप अकेले कुछ कर रहे हो और अगर आप बोल रहे हो मुझे क्रेडिट दो, ऐसा होता है इंडिया में, इंडिविजुअल को क्रेडिट ज़्यादा दिया जाता है एज अ टीम। इंडिया में ये चलता है एक्चुअली, यहाँ पर टीम को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। और यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो ग्रुप लेते हैं। आप भी अपने डिसीजन ले सकते हो, बट वो आप कंसल्ट करोगे। अब इंडिया में टॉप डाउन अप्रोच चलता है, यानी कि आपका जो मैनेजर रहेगा हायर पोजीशन पे, वो आपके लिए डिसीजन लेगा। बट जापान में इसका उल्टा है। जापान में बॉटम अप अप्रोच यूज़ होता है, जिसमें कि आप डिसीजन लोगे, आप कंसल्ट करोगे ऑफकोर्स आपके मैनेजर से, बॉस से, टीम मेंबर से, बट आप डिसीजन लोगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट भी है, कुछ काम भी है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जापान की। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नए एम्प्लॉय हो, नया टीम ज्वाइन की हो, नई कंपनी ज्वाइन की हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा आपके मैनेजर से, आपके टीम मेंबर्स से। क्योंकि मैं जब जापान में फ़र्स्ट टाइम आया था, दोस्तों सच बताओ तो मुझे कुछ भी ABCD भी नहीं पता था जापान के वर्क कल्चर का, ठीक है, बट मुझे इतना सपोर्ट मिला मेरे नए मैनेजर से, मेरे टीम मेंबर से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ऑफिस के लिए भी मिला और उसके बाहर भी। और मेरे लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कुछ आ रही है, तो वो हमेशा मेरे लिए रेडी थे। तो मुझे ऐसा डर नहीं था कि यार कुछ हो गया तो कौन है, मैं कभी भी कुछ भी बातें उनसे शेयर कर पाता था। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप जापान में कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा आपके टीम मेंबर से, आपके मैनेजर से। और आप अगर इंटरनली भी चेंज कर रहे हो, जैसे कभी मैंने रिसेंटली टीम चेंज की है, यहाँ पर भी नया मैनेजर है मेरा, नए टीम मेंबर्स है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये चीज़ ना आपको जापान में फ़ील होगी। ज़्यादातर ऑफिस कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जापानीज़ एम्प्लॉयज़, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन और डर लगा होता है जांग्यो, यानी कि ओवर टाइम का, लॉन्ग वर्किंग आवर। अब यूजुअली टाइम तो होता है 9 से 5:30, 9 to 5:30 यूजुअली ऑफिस वर्क होता है, बट जापान में थोड़ा इसका बोल सकते हो उल्टा हो, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे इसी के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि यार जापान में ओवर टाइम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, रात रात काम करना पड़ता है, वीकेंड्स को काम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है काफ़ी लोगों ने मुझे यही पूछा है। तो मैं थोड़ा इसको ज़्यादा क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जांग्यो का, ओवर टाइम का, वीकेंड्स पे काम करने का, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अब आप जापान में काम कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके कोई क्लाइंट है, कस्टमर से, आपको अगर कोई काम मिला है, कोई डेडलाइन है और आपको उसको ख़त्म करना है, तो आपको पता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा तो ख़त्म नहीं होगा, तो आपको एक्स्ट्रा काम ओवर टाइम तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कल डेडलाइन है और आप बोलोगे आज यार चलो ठीक है मैं 5:30 बजे घर निकल जाऊँगा और प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप चले जाओगे, आपको तो काम करना ही पड़ेगा, ओवर टाइम करना ही पड़ेगा, राइट। जापान में एक अच्छी बात है कि आप ओवर टाइम करते हो तो आपको उसके पैसे मिलते हैं, राइट। अगर आप आधा घंटा भी काम कर रहे हो यहाँ पे, आधा घंटा छोड़ो 15 मिनट भी ओवर टाइम कर रहे हो, तो आपको यहाँ की कंपनीज़ को पैसे पे करना ही पड़ेगा। वो गवर्नमेंट की तरफ से ही रूल बना हुआ है, ऐसे नहीं कि कंपनी, गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि आपको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। अब ये हो गया ओवर टाइम का। अगर आप वीकेंड को काम कर रहे हो, सैटरडे संडे, अगर समझ लो कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, कुछ इशू आ गया और आपको सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ सकता है, इन केस अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको सैटरडे संडे के भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादातर जापानीज़ लोग तो चाहते हैं कि वो सैटरडे संडे काम करें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि आप अपना छुट्टी छोड़ के काम कर रहे हो वीकेंड को, अपना प्राइवेट टाइम छोड़ के आप कंपनी को दे रहे हो, तो वो कंपनी आपको उसके भी पैसे एक्स्ट्रा देगी। बट ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है ये सिनेरियो। मेरे साथ में आई थिंक एक ही बार हुआ था, बहुत पहले, कुछ साल पहले एक ही बार हुआ था, कुछ सर्वर डाउन वगैरह हो गया था और मुझे उसको ठीक करना था, तो वो किया मैंने, पे करती है। और ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कंपनीज़ में, हर कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आपको अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल के भी पैसे मिलते हैं, और अगर आप वीकेंड को भी काम कर रहे हो तो आपको उसके भी पैसे मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया में जैसे होता है कि आप सोए हुए हो, वीकेंड है, आज छुट्टी है, संडे है, और आप सोए और सुबह मैनेजर का ईमेल आ गया, कॉल आ गया, अरे काम है करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको
पहले से ही बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है, आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो भी रेयर होता है पर आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर आपको नहीं करना है, बोल सकते हो मैनेजर को कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा ये स्केड्यूल है। वैसे ज़्यादातर कोई मना करता नहीं है क्योंकि ऑफिस का काम है और यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आप करते ही हो। बट आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको करना पड़ सकता है, बट आप नहीं बोल सकते। आपको कोई ऐसे फोर्स नहीं करेंगे करना ही है। इंडिया में होता है, आपको काम करवाते हैं और ओवर टाइम के पैसे या वीकेंड के पैसे भी आई डोंट थिंक सो मिलते हैं, नहीं मिलते। बट जितना मुझे पता है नहीं मिलते। अगर मिलते होंगे तो मुझे कमेंट में बता देना। सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रेस कोड। तो आप जापान में जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे ड्रेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आप क्या पहन रहे हो, शू में क्या पहन रहे हो, आप ऊपर कपड़े क्या पहन रहे हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे नोटिस की जाती है। नोटिस इन द सेंस, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि जापानीज़ कंपनीज बहुत प्रोफेशनल होती है इन चीज़ों के मामले में। बट हाँ, एक बात है कि काफ़ी मुझे ये भी क्वेश्चंस आए हैं कि आप अब समझ लो इंडियन हो, तो इंडियन लोगों को बियर्ड वगैरह रखते हैं, बाल वगैरह थोड़े बड़े होते हैं, तो जापानीज़ लोग नहीं रखते, सारा शेव करके आते हैं, वो बाल भी उनके छोटे वगैरह होते हैं। तो क्या हम भी ये करना ज़रूरी है क्या? तो मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में देखो, मेरे बियर्ड में रखता हूँ, बाल भी मेरे काफ़ी बड़े हैं। तो 10 साल के एक्सपीरियंस में मुझे कभी कोई किसी ने ये नहीं बोला है कि तुम बियर्ड काट के आओ या बाल छोटे करो। नो, आपको उसको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको जापान में आके बियर्ड वगैरह कट करना पड़ेगा, फुल शेव करना पड़ेगा। नहीं, ये जापानीज़ लोगों को अच्छा लगता है करना, उनको बियर्ड अच्छी नहीं लगती तो वो कर लेते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर आप ऑफिस में आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट शर्ट या फिर पोलो टी शर्ट जो होते हैं या फिर फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़ पहन के आपको आना है, अच्छे तरीके से आना है। हाँ, अगर आपका मीटिंग है क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ में, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सूट वगैरह पहनना ज़रूरी है, मस्ट है, मैं बोल रहा हूँ मस्ट, जापानीज़ लोग के लिए सूट टाई मस्ट होता है। तो अगर आपके टीम में वो कल्चर है पहनने का, तो मैं बोलूँगा कि आपको सूट टाई भी पहन के आना ज़रूरी है। अब मेरे टीम में वो कल्चर नहीं है कि सूट टाई वगैरह पहन के आना है। जापान का वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत साइलेंट होता है। मैंने बोला ही आपको कि यहाँ पे बहुत शांति होती है। ऑफिस छोड़ो, बाहर भी शांति होती है। तो ऑफिस प्रीमाइसेस में भी, ऑफिस के अंदर भी आप ज़ोर से बात नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे इंडिया के ऑफिस में होता है कि एक कॉफ़ी सेक्शन होता है जहाँ पर ब्रेक ले लेके, मुझे भी याद है, मैं भी जब जॉब किया करता था तो वहाँ पर ऐसी थे कॉफ़ी सेक्शन हुआ करता था। वहाँ पे जाके जैसे लंच ब्रेक के बाद या आफ्टरनून में जाके सब कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पे बातें कर रहे हैं, थोड़ा प्राइवेट बातें, हंसी मजाक, ये वो। जापान में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर कॉफ़ी सेक्शन नाम का फंडा ही नहीं है। बट वहाँ पे चुपचाप जाके कॉफ़ी लेके अपने डेस्क पे बैठ जाओ। ऐसा लाइक हाँ ही अरे तेरा ये, उसकी चुगली उसकी चुगली, ऐसा यहाँ पे कुछ होता नहीं है। आप बस आपका काम और आप, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ ऑफिस का काम है तो आप किसी को जाके डेस्क पे जाके बात करो। बाकी किसी के चुगली लगाने या किसी का और बात करने, हंसी मजाक करने, आप किसी और के डेस्क पे जाके बातें कर रहे हो वगैरह, ये कल्चर जापान में नहीं होता है। बस काम से काम में आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे लंच ब्रेक भी जो होता है 12 से 1 ही होता है। यूजुअली सब लोग 12 से 1 ही लंच ब्रेक लेते हैं और उसी में खाते हैं। जापानीज़ कंपनीज़ में हायरर को भी काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सेम्पाई और कोहाई ये सिस्टम होता है। यानी सेम्पाई बोले तो सीनियर, कोहाई बोले तो जूनियर। तो आपके कोई सेम्पाई है, आपके पहले जिसने कंपनी ज्वाइन की, तो उसको काफ़ी रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया जाता है। यानी इंडिया में हम मिस्टर वगैरह लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका जो मैनेजर है, तो आप सान बोल के भी बोल सकते हो। लाइक अगर समझ लो यामादा, आपका मैनेजर का नाम यामादा है तो आप उनको यामादा सान बोल के बुला सकते हो। बट आपका मैनेजर आपको आपके नाम से ही बुला सकता है। जैसे मेरा मैनेजर मुझे अंकित ही बुलाता है, बट मेरे जो टीम मेंबर्स है वो मुझे अंकित सान बुलाते हैं। तो वो लाइक कोहाई सेम्पाई वाला जो होता है सिस्टम, वो जापानीज़ कंपनीज़ में चलता है। तो ओवरऑल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें है जापान के ऑफिस से रिलेटेड वो बताने की कोशिश की है। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बताना है, बट फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो वो मेरे डेली व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ मैं बातें ऐसे एक्सपीरियंस मैंने बताते ही रहता हूँ। बट वो ये कि अगर आप जापान में जॉब करना चाहते हो तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल है, और अगर आपको जॉब मिल रहा है तो आप उसका सच में रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको उस तरीके से, अगर आपको ग्रो करना है जापान में करियर, एक जॉब मिलना तो चलो एक बात है, बट अगर आपको यहाँ पे अपना करियर ग्रो करना है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटल होना है जॉब करके, तो आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड, CV बनाने से रिलेटेड, या फिर अगर आपको कॉल आया है, काफ़ी लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और उन्होंने 1-on-1 लिया है मुझसे, जिनको मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प किया है। तो अगर आप जापान में जॉब करना चाहते हो, आपका ड्रीम है और आपको अगर गाइडेंस चाहिए कैसे आप यहाँ पे जापान में आ सकते हो, तो आप मेरा 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हो। मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए, अभी मेरा आधे घंटे में मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। जाता हूँ फिर से ऑफिस में और बैठता हूँ, बचा हुआ काम ख़त्म करता हूँ। हो गया दोस्तों आज का ऑफिस का काम ख़त्म। मेरा जो ऑफिस बिल्डिंग है वो भी आई थिंक 50-60 फ्लोर का है।
और टॉप फ्लोर भी नहीं, लाइक 25-30 फ्लोर से ही माउंट फुजी दिखता है। और अगर आप टॉप फ्लोर पे जाओगे तो वहाँ से तो भाई साहब टोक्यो का क्या नज़ारा दिखता है। और मेरा जो ऑफिस डेस्क है वो भी विंडो के पास में है। तो दोस्तों, अगर आपका ड्रीम है जापान आना है, टोक्यो में जॉब करना है, टोक्यो स्टेशन आपको देखना है, अगर आपका ड्रीम है आने वाले 2026-27 आने वाले 2-4-5 सालों में, मैं बोलूँगा मेहनत करो, जापानीज़ पढ़ाई करो और जितना हो सके अपने आप को स्किल अप करो, ताकि आने वाले टाइम में बहुत चांसेस है जापान में जॉब के लिए। तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहो। और मैं बोलता हूँ 101% अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक दिन, मैं जैसे यहाँ टोक्यो स्टेशन पे खड़ा हूँ, आप भी यहाँ पे खड़े रहोगे। म्यूजिक चालू हो गया है पीछे क्रिसमस का। तो चलिए इस नोट पे आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।